हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि मैंने कहा था क्लास की रात 12 बजे तक मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगा और ये वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्लास में लेट नाइट। इसके अंदर मैंने हर एक पॉइंट जो भी एक बच्चा भूलता है, मोस्टली बच्चे जो होते हैं ना क्लास, कुछ कुछ पॉइंट्स भूल जाते हैं पेपर में। इतना सारा कुछ पढ़ रखा होता है, लास्ट मोमेंट पे लास्ट के 2-3 दिन में तो इतना पढ़ते हैं क्लास, वो बहुत सारे पॉइंट्स भूल जाते हैं। मैंने हर एक पॉइंट की क्लास प्रॉपर लिस्ट बना रखी है। मैं आपको एक एक करके सारे पॉइंट्स बताऊंगा जहां पे तुम्हें ध्यान रखना है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो तो स्किप मत करना क्लास, क्योंकि मैं हर एक पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ। यकीन मानो पेपर में मिस्टेक करते हैं बच्चे, अपने 11 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ क्लास, मिस्टेक करते हैं। तो इन पॉइंट्स को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना, जितने पॉइंट्स मैं तुम्हें बताऊंगा एक करके। सबसे पहली बात एनपीओ की बात करें, और किसी बच्चे को लगता है कि सर आपने ये पॉइंट मिस कर दिया, बच्चे यहाँ भी गलती करते हैं, तो कमेंट में क्लास जरूर मुझे बताना, राइट। और पेपर देने से पहले ये वीडियो जरूर देख के चले जाना, कंप्लीट काम की इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले देखो, जब भी तुम मटेरियल कंज्यूम निकालते हो, जब भी तुम एनपीओ के अंदर मटेरियल कंज्यूम निकालोगे ना, तो उसमें अगर तुम्हें टोटल परचेज गिवन है तो तुम प्लीज क्रिएटर एट द एंड, क्रिएटर बिगिनिंग, एडवांस बिगिनिंग मत लेना। अगर तुम्हें टोटल परचेज दे रखा है तो बिल्कुल मत लेना, ठीक है। दूसरी बात, जनरल फंड और जो कैपिटल फंड है, ठीक है, जनरल फंड कैपिटल फंड, उसको जो इन्वेस्ट करते हैं उससे जो इंटरेस्ट आता है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाता है, वो बैलेंस शीट में नहीं जाता। तीसरी चीज क्लास आप ध्यान रखना कि बिल्डिंग, मशीन, पवेलियन के लिए हो गया, बुक्स के लिए हो गया, मैगजीन के लिए हो गया, इन सब के लिए जो फंड मिलता है क्लास, अगर आप उसमें से कोई भी खर्चा करते हो उसी चीज के लिए, तो उस फंड में से माइनस होता है, साथ में वो कैपिटल फंड में ऐड भी हो जाता है, ठीक है। तीसरी चीज, बैलेंस शीट में अक्रूड इंटरेस्ट जरूर दिखाना एसेट साइड, अगर फंड बेस्ड अकाउंटिंग है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में अगर तुम्हें आउटस्टैंडिंग एट या ऑन द डेट दिया गया है तो वो टोटल है, उसमें स्टिल आउटस्टैंडिंग ऐड नहीं करना। अगर तुम्हें आउटस्टैंडिंग ऑन द डेट या एट द डेट नहीं दिया है, फॉर द ईयर लिखा है, फॉर द ईयर 31 मार्च 21, है ना, तो तुम क्लास इसमें क्या करोगे, स्टिल आउटस्टैंडिंग को भी क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। आउटस्टैंडिंग ऑन द डेट यानी ऑन एंड या एट एंड निकालने के लिए आपको ऐड करना पड़ेगा स्टिल आउटस्टैंडिंग। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भूलना मत कभी भी तुम एसेट साइड, मतलब पेमेंट साइड, इन्वेस्टमेंट, बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो सकता है क्लास, एफडी हो सकता है, दिया हो तो उसका इंटरेस्ट का रेट भी दिया होगा। हमेशा देखना कि आपने साल भर में इंटरेस्ट बनता कितना है आपका, आपको डेबिट साइड रिसीट्स में मिला कितना है, फिर कंपेयर करना, कुछ अक्रूड निकल के आएगा वो उसमें जोड़ देना। मान लो मेरा इंटरेस्ट बनता है 50,000 का और मेरे को इंटरेस्ट मिला जो है वो 40,000 का है, तो 10,000 अक्रूड है, वो अक्रूड एसेट साइड भी जाता है बैलेंस शीट में, और क्लास आप यहाँ ऐड भी कर दोगे, यानी आपकी जो इंटरेस्ट इनकम है 50 ही दिखाओगे, 40,000 रिसीव हो गई, 10,000 जो है अक्रूड है, ध्यान रखना। सेम इसी तरीके से एफडी के, जैसे एफडी में रेट लिखा होता है, मशीन, फर्नीचर, ये भी लिखा होता है कब खरीदा और साल के शुरू में कितना था, तो साल के शुरू में फर्नीचर वगैरह था उसमें तो पूरे साल का डेप लगेगा, लेकिन जो साल के एंड में है, जो आपने साल के बीच में खरीदा है, वो डेट कब खरीदा है उस डेट के हिसाब से लगेगा। और डेट नहीं दिखा है तो क्लास पूरे साल का आप लगा देना ओपनिंग बैलेंस पे, बस और कुछ नहीं। तीसरी चीज, डेप्रिसिएशन में डेट का ध्यान रखोगे। बाकी आप ध्यान रखना कि जब भी आप मटेरियल कंज्यूम निकालते हो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस टोटल परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन इसके साथ सेल्स अगर है तो सेल्स को माइनस कर देना। लेकिन सेल्स की कौन सी वैल्यू को माइनस करते हैं बोलो बेटा, सेल्स की बुक वैल्यू माइनस करते हैं। 50 का 60 में बेचा तो 50 माइनस करना, 50 का 40 में बेचा तो 40 माइनस मत करना, 50 ही माइनस करना, बुक वैल्यू को माइनस करना, राइट। अगर आउटस्टैंडिंग और एडवांस के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, सीधे लिखा है सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग एंड मानना। प्रीपेड इंश्योरेंस, आउटस्टैंड जो प्रीपेड इंश्योरेंस है, प्रीपेड एंड मानना अगर तुम्हें आउटस्टैंडिंग एंड कुछ भी ना लिखा हो, राइट। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि अगर तुम्हें मैच फंड मिला है तो प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड उससे माइनस आपको नहीं करना है। मैच फंड अलग है, प्राइस फंड अलग है। अगर मैच प्राइस डिस्ट्रीब्यूट लिखा है तो माइनस करोगे क्योंकि वो मैच के लिए है। लाइफ मेंबरशिप फी क्लास कहाँ जाती है, कैपिटल फंड में ऐड हो जाता है। कोई भी इनकम अगर कैपिटलाइज हुआ, आपको बोलेगा कि एंट्रेंस फी मिला है 20,000, हाफ कैपिटलाइज हो गया, तो जितना भी कैपिटलाइज हो गया वो क्लास बैलेंस शीट में जाएगा, बाकी जो है क्लास आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड चला जाएगा, यानी कि क्रेडिट साइड चला जाएगा। कोई भी फीस कुछ भी अगर कैपिटलाइज हुआ तो, और कहीं भी क्लास कोई ऐसी चीज है जिसके अंदर कोई स्पेसिफिक चीज इंक्लूड है तो उसे हटा देना। लाइक सेलेक्ट सब्सक्रिप्शन के अंदर एक स्पेसिफिक सब्सक्रिप्शन इंक्लूड है तो उसे हटा देना, माइनस कर देना। चैरिटी शो से पैसा मिला, चैरिटी एक्सपेंस में पैसा गया, तो ये चीज क्लास इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगी। चैरिटी शो से जो इनकम मिला वो इनकम में, जो खर्चा हुआ वो एक्सपेंस में। सिमिलरली चैरिटी शो, एंटरटेनमेंट शो, सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट, ये सब चीज इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर ही आता है। एक बात और ध्यान रखना, ये बहुत अच्छा पॉइंट आता है क्लास, आपको रिसीट पेमेंट में ना आपको ऐसा लिखा था, ओपनिंग टूर्नामेंट फंड लिखा है क्लास 50,000, ठीक है। फिर लिखा है डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, ये रिसीट्स पेमेंट अकाउंट है। डोनेशन फॉर टूर्नामेंट मान लो 30,000 मिला है, ठीक है। फिर टूर्नामेंट एक्सपेंस जो हुआ है वो हुआ है मान लो 45,000,
तो आप देखोगे ना, तो ये 50 था प्लस 30, 80 हो गया, 80 में से 45 गया तो 35 का नई बैलेंस शीट में जाएगा। इन सब का कहीं भी क्लोजिंग बैलेंस शीट में इन सब का कहीं भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रीटमेंट नहीं होगा, क्योंकि ओपनिंग फंड था तुम्हारे पास 50 मिला 30, 80, 80 में से अगर आप 80 में से 90 खर्च कर दोगे तो 10,000 इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड आएगा टूर्नामेंट एक्सपेंस के नाम से। बाकी क्लास अगर 80 तक आप कुछ भी खर्च करते हो तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा, वो फंड बेस्ड अकाउंटिंग है, वो बैलेंस शीट में जाएगा, राइट। एक और गलती क्या करते हो आप, आपको क्वेश्चन में ये बोलता है कि सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव्ड हुआ है, तुम जबरदस्ती सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा ये निकाल के आ जाते हो। तो क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, पूछा क्या है, कैलकुलेट द सब्सक्रिप्शन क्रेडिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर पूछा है, तो क्लास आप वैसे ही करोगे जैसे करते थे लास्ट में, जो अमाउंट आता था वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। लेकिन क्या बोला है आपको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा वो दे रखा है, और तुमको ये बोला है कि कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, तो उल्टा चलेगा, यानी कि आप ऊपर वाले एक्स मान लोगे, दो चीज प्लस करोगे, दो चीज माइनस करोगे, ये तुम्हें गिवन है। तो यहाँ से क्लास आप क्या इक्वेशन बना सकते हो, x प्लस ये प्लस दो चीज माइनस इज इक्वल टू ये, और x की वैल्यू निकालना। मतलब कई बार उल्टा क्वेश्चन मांग लेता है, रिसीव मांग लेता है, इनकम एक्सपेंडिचर वाला दिया रहता है। सेम मटेरियल कंज्यूम के साथ भी हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात, अगर तुम्हें कभी भी सब्सक्रिप्शन में 1000 मेंबर दिया हुआ है, हर मेंबर 200 सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि 2 लाख ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट जाएगा, 2 लाख ही आंसर है, तो तुम्हें प्लस माइनस करके कैसे भी करके लेके 2 लाख ही आना है, राइट। सब्सक्रिप्शन बैड डेट जो होता है ना, वो सब्सक्रिप्शन डूब गया, इरिकवरेबल है, राइट ऑफ है, तो वो क्लास स्टेटमेंट में प्लस होता है। तो ये सारी बातें क्लास एनपीओ में थी, जो आपको बहुत ध्यान समझना है। अच्छा, एक बात और है, अगर तुम्हें रिसीट पेमेंट में ऐसा लिखा हो टू सब्सक्रिप्शन, ठीक है, टू सब्सक्रिप्शन यहाँ लिखा हो बाई सैलरी, ये प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का 5 और 15, ठीक है, तो तुम्हें प्रीवियस ईयर से कोई लेना देना है, तुम सैलरी सिर्फ किसकी लोगे, करंट ईयर की। अच्छा, सब्सक्रिप्शन लिखा रहेगा 90%, यहाँ लिखा 81,000, बस और कुछ नहीं लिखा, तो आउटस्टैंडिंग आपका 9,000 हो जाएगा। तो टोटल जो तुम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन दिखा दोगे वो क्लास आ जाएगा आपका 90,000। सर ये 9,000 कैसे आया, बेटा 90% तुम्हें मिला है, तो 81,000 कितना है क्लास, 90%, तुम्हें निकालना है कितना, 100%, तो तुम्हारा 100% जो क्लास आंसर आएगा वो कितना क्लास आ जाएगा आपका, 90,000। डन। तो ये तो क्लास सब्सक्रिप्शन का था, तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब एनपीओ में ये सारी बातें क्लियर हो गई। अब आते हैं रिटायरमेंट में, ध्यान सुनना। अगर रिटायरमेंट में तुम्हें दे रखा है क्लास गेनिंग रेशियो, खुद ही दे रखा है कि जो छोड़ के जा रहा है वो अपना हिस्सा रिमेनिंग को इस रेशियो में बेच के जा रहा है, सेल करके जा रहा है, इस रेशियो में दे के जा रहा है, 10,000 और 10,000 दोनों को दे के जा रहा है, तो इसका मतलब वो गेनिंग रेशियो दे रखी है। तो अगर तुम्हें गेनिंग रेशियो दे रखी है, तुम दोबारा मत निकालना, बाकी ढंग से पढ़ना। तुम्हें रिटायरिंग पार्टनर की ही गुडविल दे रखी है या पूरे फॉर्म की दे रखी है, अगर तुम्हें पूरे फॉर्म की दे रखी है तो रिटायरिंग पार्टनर का निकालना, रिटायरिंग पार्टनर का दे रखा है तो कुछ निकालना ही नहीं है। गुडविल की एंट्री रिमेनिंग टू रिटायरिंग गेनिंग रेशियो में, अगर किसी का गेनिंग रेशियो माइनस में चला गया, नॉर्मली गेनिंग रेशियो क्या होता है, AC टू B है ना, B को मिल रहा है 50, AC टू B, अगर C का माइनस में चला गया, C की साइड को चेंज कर दो, और यहाँ मल्टीप्लाई किससे करोगे, पूरे फॉर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई करना, किससे, पूरे फॉर्म की गुडविल से, और रेशियो मत बनाना उसका शेयर, मान लो -1/3 आ रहा है तो यहाँ पे 1/3 से ही मल्टीप्लाई करना, ओके, साइड चेंज साइन चेंज 1/3 से पूरे फॉर्म की गुडविल को। बाकी अगर 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 बी का हिस्सा 1 लाख है और सारे पार्टनर मिलकर उसे 1.5 लाख देना चाहते हैं, तो ये 50,000 फालतू किस चीज का दे रहे हैं बताओ, गुडविल का दे रहे हैं, तो ये ध्यान रखना। चेक कर लेना क्लास कि ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड वाला केस आ सकता है। अगर ओवर वैल्यूड ज़्यादा दिखा रखा है तो कम कर दो, कम दिखा रखा है तो ज़्यादा कर दो। और एक बात ध्यान रखना क्लास, अगर मान लो आपको स्टॉक ऊपर दे रखा है 18,000, बैलेंस शीट में 18,000 दिया हुआ है स्टॉक, और नीचे लिखा है अंडर वैल्यूड बाई 10%, स्टॉक जो है फाउंड अंडर वैल्यूड, कम नहीं करना है, कम पाया गया है 10% से, तो यानी ये 90% है, इंटू 100 करोगे तो असली वैल्यू जो है 20,000 है, तो 20 का 18 दिखा रखा है, दिखाना 20 चाहिए था, दिखाया 18 है, तो 2,000 बढ़ा दोगे रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड, और नई बैलेंस शीट में आएगा कितना क्लास, पूरा 20,000। अगर ज़्यादा दिखा रखा है, एक 10% से ज़्यादा दिखा रखा है ओवर वैल्यूड, तो इसे डिवाइड दोगे 110 से, इंटू 100 जो फिगर आएगा वो असली वैल्यू होगी, फिर कंपेयर करना, अगर ज़्यादा कर रखा है तो कम कर दो, कम कर रखा है तो ज़्यादा कर दो। बाकी प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज बाई, लाइन को ढंग से पढ़ना है। अकाउंट्स में तुम एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ढंग से चेक करना। इंक्रीज टू का मतलब कहाँ तक बढ़ गया, 1 लाख से 1,10,000 हो गया, 10,000 बढ़ा। इंक्रीज बाई 10,000 का मतलब सीधा 10,000 से बढ़ गया। इंक्रीज बाई 40,000 सीधा 40,000 से बढ़ गया। इंक्रीज बाई 80,000 सीधा 80,000 से बढ़ गया। और इंक्रीज टू 1 लाख तक इंक्रीज हुआ है, तो पहले 80 था, 1 लाख तक इंक्रीज हुआ, तो 1 लाख इंक्रीज नहीं हुआ, सिर्फ 20,000 इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना क्लास, एक और बात आप ध्यान रखना,
क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, जनरल एंट्री मांगा है तो एंट्री पास करना, अकाउंट बोला है तो अकाउंट, अगर आप अकाउंट बना के एंट्री पास करते हो तो अकाउंट वर्किंग नोट में आएगा, ठीक है। लोन जो है रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस शीट में, अगर तुम्हें क्लास बैलेंस शीट के अंदर एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट में मान लो बी जा रहा है, बी का लोन मिला तो उसे क्लास कैपिटल अकाउंट में कहाँ भेज देना, क्रेडिट में। और यहाँ पे अगर मान लो कोई रिटायरिंग पार्टनर का लोन मिलता है तो उसे कैपिटल अकाउंट में डेबिट, लोन कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा उसी पार्टनर का जो छोड़ के जा रहा है। आपको बांटने वाले आइटम का नाम जरूर पता होगा, WCR, GR, P&L और IFR, ये सारी चीजें क्लास क्रेडिट साइड बढ़ जाती हैं। यहाँ पे क्लास क्या क्या आता है, गुडविल, P&L और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये तीनों यहाँ बढ़ जाता है ओल्ड रेशियो में। WCR के सारे केसेस, IFR के सारे केसेस प्लीज देख कर चले जाना, इट इज वेरी मच इंपोर्टेंट। एक बात और लिखा रहता है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको इतने पैसे लोन में देंगे, है ना, इतने पैसे लोन में देंगे, बाकी सारा कैश दे देंगे। तो ढंग से पढ़ना, कितना लोन में देने की बात कर रहा है, कितना कैश में देने की बात कर रहा है। अगर वो कह रहा है इतना % लोन में देंगे तो मतलब 1 लाख लोन में दो कैपिटल से, बाकी सारा पेमेंट कर दो, तो आप 1 लाख लोन में दे दो, बाकी सारे को 2 कैश करके पेमेंट कर दो या 2 बैंक करके पेमेंट कर दो। बोलेगा इतना कैश दो तो उतना 2 कैश, तो ढंग से पढ़ना, वो कैश की फिगर लिख रहा है या लोन की फिगर लिख रहा है, ये चीज़ बस रिटायरमेंट में इंपॉर्टेंट है। बाकी डेथ में तुम क्या भूल जाते हो क्लास, डेथ में आपको प्रॉफिट की एंट्री पास करनी सेल्स बेसिस पे, तो पिछले साल का प्रॉफिट परसेंटेज निकालो, इस साल की सेल पे लगा दो, मंथ बाय 12 मत करना क्योंकि सेल उस पीरियड की दे रखी है। अगर पूरे साल की सेल होती तो मंथ बाय 12 लगाते। एक बात और आप ध्यान रखना डेथ में कि अगर तुम्हें नई रेशियो दे रखी है तो एंट्री क्लास प्रॉफिट की होती है रिमेनिंग टू डिसीज इन गेनिंग रेशियो। अगर तुम्हें नई रेशियो नहीं दे रखी है तो P&L सस्पेंस टू डिसीज कैपिटल अकाउंट, ढंग से देखना कि प्रॉफिट है लॉस है, लॉस में क्लास रेशियो को पलट देते हैं, रेशियो को चेंज कर देते हैं। कई बार क्वेश्चन में लिखा रहता है कि जो सी का गुडविल होगा या सी का गुडविल होगा वो 50% ऑफ द नेट प्रॉफिट, 50% ऑफ द नेट प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, इन लास्ट 4 ईयर या लास्ट 3 ईयर, कुछ भी बोल सकता है। तो पिछले 3 सालों में तुमने जितना भी मुनाफा कमाया है, तुमने तुम्हारे खाते में जितना मुनाफा गया उसका 50%, तो पिछले 3 साल का पूरा प्रॉफिट निकालो, उसका हिस्सा निकालो, उसके खाते में कितना जाएगा उसका आधा करोगे, वही सी के हिस्से का गुडविल या सी के हिस्से का प्रॉफिट होगा। डिसोल्यूशन में जब भी आप बैलेंस शीट खाली करोगे ध्यान रखना, डेटर्स जो है वो डेबिट साइड आएगा रियलाइजेशन में, जब भी आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे ना, रियलाइजेशन अकाउंट, डेटर जो है वो डेबिट साइड आएगा और जो क्रेडिटर है वो जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है वो अपोजिट साइड आएगा। डेटर यहाँ पूरा का पूरा लिखना है, प्रोविजन अपोजिट साइड लिखना है। IFR इस चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, गुडविल इस चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, रियलाइजेशन में ट्रांसफर होता है अपोजिट साइड और गुडविल को बेचा जाता है। IFR और PFDD की कोई पेमेंट नहीं की जाती। जब आप डिसोल्यूशन के क्वेश्चन कर रहे होगे तो आप ये ध्यान रखना कि आउटसाइड लायबिलिटी होती है कुछ जिनकी पेमेंट आपको अपने आप करनी है, भले ही क्वेश्चन कहे ना कहे, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, वाइफ लोन, रिलेटिव लोन हो गया, बैंक लोन हो गया, एडवांस आपने किसी से ले लिया, इन सब की पेमेंट आपको अपने आप करनी है, भले ही क्वेश्चन कहे भले ही क्वेश्चन ना कहे, ये आउटसाइड लायबिलिटी होती है। इनकी पेमेंट बुक वैल्यू से करनी होती है अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो, ठीक है, बुक वैल्यू मतलब जो बैलेंस शीट में वैल्यू है। क्रेडिटर अगर किसी भी एसेट को फुल सेटलमेंट में लेते हैं और कोई एंट्री पास क्लास नहीं करनी उस सिचुएशन में, क्योंकि क्लास क्रेडिटर एसेट भी ले लिया, अब लायबिलिटी भी खत्म, क्रेडिटर ने कोई मान लो मुझे किसी को पैसे देने थे वो आके कोई एसेट ले जाता है फुल सेटलमेंट में, तो कोई एंट्री क्लास आप पास नहीं करोगे। हाँ, लेकिन अगर वो हमसे कुछ पैसे लेता है या वो हमें कुछ पैसे देता है तो उस चीज़ की हम लोग एंट्री पास करेंगे, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद है क्लास आपको ध्यान रखना है रियलाइजेशन एक्सपेंस वाला टॉपिक है ना, रियलाइजेशन एक्सपेंस। देखो, अगर बॉर्न बाई फर्म है तो रियलाइजेशन डेबिट, और बॉर्न बाई पार्टनर है, अगर बॉर्न बाई पार्टनर है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ध्यान रखना। अगर बॉर्न बाई फर्म है तो क्या करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और अगर पेड बाई फर्म है, फर्म ही पेड कर रहा है क्लास, फर्म ही पेड कर रहा है टू बैंक, तो बॉर्न बाई फर्म या बियर बाई फर्म, पेड बाई फर्म, रियलाइजेशन टू बैंक। क्वेश्चन कुछ नहीं कहता तो हम मानेंगे बॉर्न बाई फर्म और पेड बाई फर्म। बॉर्न बाई पार्टनर, अगर पार्टनर बॉर्न कर रहा है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अगर पार्टनर पेड कर रहा है तो टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो अगर पार्टनर ही बॉर्न करेगा, पार्टनर ही पेड करेगा तो क्लास यहाँ पे कोई भी एंट्री पास नहीं होगी, बिकॉज A टू A, B टू B कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है। अगर A बॉर्न कर रहा है, B पे कर रहा है तो क्लास A टू B एंट्री पास होगी। तो जो बॉर्न करता है डेबिट, जो पेड करेगा क्रेडिट। क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि B को रेम्यूनरेशन मिल रहा है इंक्लूडिंग एक्सपेंस, इंक्लूडिंग एक्सपेंस 5,000 रुपये, तो अब रियलाइजेशन का जो भी खर्चा होगा ना वो वही बियर करेगा पार्टनर, फर्म बियर नहीं करेगा। फिर भी अगर फर्म ने पे कर दिया तो एंट्री क्लास पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक होगी। डिसोल्यूशन में क्लास रियलाइजेशन एक्सपेंस की एंट्री मांग सकता है।
एक लाइन कई बार लिखी आती है, बिल डिस्काउंटिंग डिजोनर। बिल डिस्काउंटिंग डिजोनर भैया डेबिट साइड आएगा रिलाइजेशन में। किस साइड? डेबिट साइड, कि आपने बिल डिस्काउंट किया था बैंक से, अब वो डिजोनर हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया जो पे जिसको पे करना था। पार्टनर लोन अकाउंट के लिए आप अलग से, अगर अगर तुम्हें पार्टनर का लोन मिल जाए क्लास, लाइबिलिटी एसेट मिलेगा तो कैपिटल अकाउंट या कैश अकाउंट में डेबिट साइड, लेकिन अगर लाइबिलिटी में मिल जाए पार्टनर लोन तो प्लीज उसका अकाउंट बना देना, बीडी यहाँ लिख देना। अब वो अगर पैसे लेता है टू कैश, वो असेट लेगा तो टू रियलाइजेशन, बैलेंसिंग फिगर जो भी आएगी टू रियलाइजेशन। तो एंट्री होगी पार्टनर लोन टू कैश और पार्टनर लोन टू रियलाइजेशन। अगर वो कैश लेता है तो पार्टनर लोन टू कैश, असेट लेगा तो पार्टनर लोन टू रियलाइजेशन। और जो भी बैलेंसिंग फिगर है चाहे किधर भी बचे, वो बैलेंसिंग फिगर हमेशा रियलाइजेशन के नाम से ही आता है। तो अगर मैं बोलूँ कि पार्टनर का लोन 1 लाख था, वो 75,000 रुपये असेट ले गया और 25 कैश ले गया, तो एंट्री होगी पार्टनर लोन टू रियलाइजेशन टू कैश। अगर बोलूँ कि वो सिर्फ कैश ले गया है 80,000 फुल सेटलमेंट में, तो टू कैश आप 80,000 लिख दोगे, जो बैलेंसिंग फिगर यहाँ बचेगा वो टू रियलाइजेशन के नाम से लिखोगे। तो एंट्री होगी पार्टनर लोन टू कैश टू रियलाइजेशन। ठीक है। अच्छा, कई बार लिखा रहता है ना क्लास इसी डिसोल्यूशन के अंदर कि हाँ थ्योरी में ये पूछा था कोर्ट ऑर्डर से कब डिसॉल्व होगा, कोर्ट कब तुम्हें ऑर्डर देगी कि तुम्हारा बिजनेस बंद करो। बेटा थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तुम्हें याद है कमेंट में पॉइंट्स लिखो, रिवाइज करो किसी भी कीमत पे। अच्छा, अगर तुम्हें लिखा हो ना बीइंग 10% लेस देन द बुक वैल्यू, कि भाई कोई स्टॉक ले रहा है मान लो 14,400 में, बीइंग 10% लेस देन द बुक वैल्यू, कुल मिला के ये फिगर 90% है, डिवाइड बाई 90 इंटू 100 करोगे तुम्हें असली फिगर कितनी निकल के क्लास आ जाएगी? 16,000। तो 16,000 तुम्हारी राइट फिगर आ जाएगी। राइट। अच्छा, अगर कोई पार्टनर किसी एसेट को फॉर कैश ले लेता है, कैश दे के ले लेता है, तो कैश टू रियलाइजेशन एंट्री होगी, ना कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है। ऑक्सनीर ने जो बिल्डिंग है वो नीलाम हुई है 1 लाख की, ऑक्सनीर लेगा 5% कमीशन, तो आपको पैसा 95 मिला है, बैंक टू रियलाइजेशन 95 करोगे। कुछ बच्चे बोलते सर बैंक टू रियलाइजेशन 1 लाख और फिर रियलाइजेशन टू बैंक अगर करें 5,000 तो क्या गलती है? नहीं, एक ही बात है बेटा, 2 करो 1 करो बात बराबर है, आना तुम्हारे पास 95,000 ही है। तो ये सारे क्लास रियलाइजेशन के पॉइंट है जिनको तुम्हें अच्छे से ध्यान रखना है। आईएफआर सिर्फ ट्रांसफर होता है, उसकी कोई पेमेंट नहीं होती। ओके। अच्छा, अब डिबेंचर चैप्टर में क्लास एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बोलूँ, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पेपर में तुम्हें देखने को मिल सकता है। कोलेट्रल सिक्योरिटी का मीनिंग, इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है वो आप क्लास पढ़ लेना, अच्छे से थ्योरी में करा रखा है मैंने। जब भी तुम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर निकालोगे तो फेस वैल्यू पर ही निकालना है इंटरेस्ट, भले ही इशू किस पे हुआ हो, रिडीम किस पे हो। बट अगर डिबेंचर रिडीम प्रीमियम पे हो रहे हैं, दिमाग में क्लिक करेगा, सुनील सर ने कहा था अगर रिडीम प्रीमियम पे है तो डेबिट में इशू की एंट्री में लॉस ऑन इशू और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन लिखना जरूरी है। और ये जो लॉस ऑन इशू है और जो क्लास लॉस ऑन इशू और डिस्काउंट ऑन इशू है, इसे राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ करने के लिए सबसे पहले एसपीआर, फिर सीआर, फिर स्टेटमेंट ऑफ पेनल्टी डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स राइट ऑफ करेंगे। बाकी ध्यान रखना, कभी भी तुम्हें इसमें बहुत डाउट आता है, मैं आज खत्म ही कर देता हूं इसको। कभी भी तुम्हें 3 केस हो सकता है, पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस। तीसरा केस है अदर देन कैश, ध्यान समझना, अदर देन कैश। दूसरा केस है केस बेस्ड क्वेश्चन होगा कि एक कंपनी है, इसको इतने पैसों की जरूरत है, एक कंपनी ऐसे फंड चाहिए, इतना पैसा, मैनेजर ने बोला इतना पैसा डेट से लेंगे, इतना इक्विटी से लेंगे, ऐसी कोई भी कहानी लिखी हो। इन दोनों केसेस में जब भी तुम्हें अमाउंट दे रखा होगा, तुम नीचे इशूइंग प्राइस से डिवाइड दोगे। किससे? इशूइंग प्राइस से। क्या जानने के लिए? नंबर ऑफ डिबेंचर जानने के लिए। इशूइंग प्राइस का मतलब अगर 90 में इशू हुआ है 100 का है, 90 में इशू है 90, 110 में इशू हुआ है तो क्लास 110, तो ये इशूइंग प्राइस है, आप इससे डिवाइड दोगे, ये बात आप ध्यान रखना। दूसरी बात, अगर मान लो तुम्हें केस ऐसे लिखा रहेगा 2,09% डिबेंचर्स, तुम सबको पता होना चाहिए परसेंटेज डिबेंचर हमेशा फेस वैल्यू में आता है, परसेंटेज डिबेंचर हमेशा फेस वैल्यू आएगा, तो ये मैं ब्लॉक कर रहा हूँ। तो आप ये देखना क्लास, ये 2 लाख रुपए कंपनी इशू कर रही है, 2 लाख रुपए के डिबेंचर 9%, तो इस सिचुएशन में ये हमेशा ये फेस वैल्यू है। तो कंपनी कितने डिबेंचर इशू कर रही है? 2,000। तो इस केस में ही क्वेश्चन की पहली लाइन में, क्वेश्चन की पहली लाइन में लिखा होगा कि कंपनी 2 लाख रुपए के 9%, तो ये एक साथ लिखा होगा, ये फेस वैल्यू के साथ साथ ये डिबेंचर भी लिखा होगा। तो अगर ये डिबेंचर लगा हुआ है तो आप हमेशा फेस वैल्यू से डिवाइड दोगे। कहीं लिखा नहीं कि हमेशा फेस वैल्यू 100 होगा, क्वेश्चन साइलेंट है तो फेस वैल्यू 100 लेना, लेकिन क्वेश्चन में फेस वैल्यू 200 और 500 भी हो सकती है, आपकी कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है 100 का 10% 10, 100 का 5% 5 होता है, लेकिन 200 का 10% 20 और 200 का 5% 10 होता है, तो नंबर बदल जाएगा, तो कई सारे बच्चे गलती कर बैठेंगे। तो इसलिए आप ध्यान रखना, डिबेंचर की फेस वैल्यू चेंज कर सकता है। राइट। अच्छा, अब क्लास इसके बाद क्या है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर तो हो गया। हाँ, अगर आप असेट खरीदते हो किसी और से तो खरीदने की एंट्री क्या होती है? असेट टू वेंडर, असेट टू लायबिलिटी टू वेंडर, ऊपर कम पड़े तो गुडविल, बिजनेस खरीदते हो तो, और नीचे कम पड़ेगा तो क्या लिखोगे क्लास? कैपिटल रिजर्व, नंबर ऑफ डिबेंचर निकाल के आप एंट्री पास कर देना। अगर 2 किस्त आ जाती है, अगर मान लो सर 2 किस्त है, तो
कई बच्चे बोलते सर प्रोराटा भी आ सकता है, तो प्रोराटा में क्या है, आपने इशू के 50,000 डिबेंचर, एप्लीकेशन 60,000 की आ गई, तो ये 10,000 का फालतू जो आया है इसे क्लास 2 बैंक करके ड्यू की एंट्री में रिफंड कर देना। 10,000 से आपने जितने रुपए फालतू ले लिया, मान लो 90 लिया है, 110 लिया है, जो भी लिया है वो 2 बैंक करके रिफंड कर देना, बस। इससे ज़्यादा कुछ भी प्रोराटा नहीं आएगा, डोंट वरी, ठीक है। हाँ, मैं कह रहा था अगर 2 इंस्टॉलमेंट है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, तो क्लास आप सारा प्रीमियम डिस्काउंट जो भी है, क्वेश्चन कुछ नहीं कहता तो अलॉटमेंट पे ही लोगे, और रिडीम अगर प्रीमियम पे हो रहा है तो इशू की एंट्री में, ड्यू की एंट्री में लॉस ऑन इशू और प्रीमियम रिडम्पशन अकाउंट, प्रीमियम रिडम्पशन मत भूलना। अगर तुम्हें पेपर में लॉस ऑन इशू का अकाउंट बना के आ जाता है, अकाउंट बनाओ, तो आप ऐसे लिखोगे, ये अकाउंट है डिस्काउंट ऑन इशू का, ये अकाउंट है लॉस ऑन इशू का, डेबिट क्रेडिट तो है ही, तो डिस्काउंट ऑन इशू किसकी वजह से आया है, 2% डिबेंचर की वजह से, इसे राइट ऑफ करेंगे एसपीआर से, सीआर से, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से। सिमिलरली ये है क्लास, इसे राइट ऑफ किससे करोगे क्लास, ये है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, इसको राइट ऑफ करेंगे एसपीआर से, सीआर से, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना, डिस्काउंट ऑन इशू में आता है 2% डिबेंचर और इसमें आता है 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, इस बात का ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी जब भी तुम फॉर्मेट बनाओगे, कोई डेट अगर लिखी गई है तो डेट लिखो, नरेशन है तो नरेशन लिखो, नहीं फॉर्मेट बनाओ और नरेशन लिखो, डेट है तो डेट भी लिखो। इसके अलावा क्लास यहाँ पे, अच्छा एक रिटायरमेंट रह गया, रिटायरमेंट तो करा देना क्लास, मैंने रिटायरमेंट करा दिया है, डिसोल्यूशन भी हो गया है, डिस्काउंटिंग बिल डिसऑनर हो गया है, और ये भी हो गया। अच्छा अब बचा है क्लास कंपैरेटिव कॉमन साइज। तो कंपैरेटिव कॉमन साइज में क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, और क्वेश्चन पूछा क्या है आपको ये पढ़ना, परसेंटेज अच्छे से निकालना। ईयर पहले क्लास, जब भी आप ईयर बनाओगे ना इसमें ईयर, तो पहले क्लास लिखोगे प्रीवियस ईयर, फिर लिखोगे आप करंट ईयर, ठीक है। और आप जो फिगर सिंपल लगे, देखना ये क्वेश्चन में कैलकुलेशन कहाँ आसान है, किसमें खतरनाक पॉइंट नहीं दिए, जो आसान लगे जो फिगर, आप उसी फिगर से क्लास क्वेश्चन को बनाना। फाइनली क्लास आते हैं कैश फ्लो के रिवीजन पे। आई होप क्लास आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। कैश फ्लो के रिवीजन में ध्यान रखना, तुम सबसे पहले करंट ईयर प्रीवियस ईयर देख लेना, कौन सा 31 मार्च 21 है, कौन सा 31 मार्च 20 है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का ट्रीटमेंट बहुत बच्चों को डाउट देता है, तो मैं एडिशनल पॉइंट है प्रोविजन फॉर टैक्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये सब चीज़ पूछी जाएंगी, या प्रपोज डिविडेंड। तो सबसे पहले ध्यान रखना, साल के शुरू में है मान लो 5,00,000 31 मार्च 20, एंड में है 31 मार्च 21 6,00,000। तो अब आपको लिया 9% डिबेंचर, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन है, और नीचे क्या है कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो है 50,000 है। तो तुम्हें कोई शक नहीं करना है कि ये 50,000 कैसे आया, तुम्हें सिंपल इसे ऑपरेटिंग में प्लस करना है, फाइनेंसिंग से माइनस करना है, तुम्हें कोई इसको क्रॉस चेक रीचेक नहीं करना है। जो भी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है वो ऑपरेटिंग में प्लस, फाइनेंसिंग में माइनस कर देना, खत्म काम, चेक नहीं करना कम है ज़्यादा है जैसे एनपीओ में करते हैं। लेकिन अगर कुछ नहीं गिवन है और परसेंटेज गिवन है तो भी तुम्हें इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर निकालना पड़ेगा, और आप हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे निकालोगे, कुछ नहीं कहता है तो हम मानोगे जो भी इशू हुआ है इस साल के एंड में हुआ, इस साल इशू नहीं हुआ, तो इंटरेस्ट आप 5,00,000 पे 9% 45,000 ओपनिंग पे निकालोगे, ऑपरेटिंग में प्लस करोगे और फाइनेंसिंग में माइनस करोगे, ये बात आप ध्यान रखना। अगर मान लो क्वेश्चन कहता है एंड में इशू हुआ तो बिगनिंग वाले पे निकालोगे, बिगनिंग में इशू हुआ क्वेश्चन लिखा है तो एंड वाले पे निकालोगे, बीच में इशू हुआ तो 5,00,000 पे 6 महीने का, फिर बाकी 1,00,000 और ले लिए तो बाकी 6 महीने 6,00,000 पे आप इंटरेस्ट दोगे। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर प्रोविजन फॉर टैक्स बैलेंस शीट के अंदर है प्रोविजन फॉर टैक्स, तो करंट ईयर का मेड है ऑपरेटिंग में प्लस होगा, और प्रीवियस ईयर का टैक्स पेड है ऑपरेटिंग से ही क्या होगा, माइनस होगा। अच्छा बैलेंस शीट के अंदर मशीन है और डेप है, नीचे भी मशीन डेप दे रखा है, तो 2 अकाउंट बनेगा, एक तो डेप या एक्यूमुलेट डेप अकाउंट, दूसरा है मशीन अकाउंट। लेकिन अगर बैलेंस शीट में मशीन दे रखा है 5 से 6, ये प्रीवियस ईयर है, करंट ईयर है, और डेप है 3 4, तो तुम क्या करोगे, मशीन परचेज है वो अलग से दिखा दोगे इन्वेस्टिंग में, और डेप्रिसिएशन भी 1,00,000 अलग से दिखा दोगे, लेकिन डेप्रिसिएशन कहाँ आएगा, ऑपरेटिंग में, कोई अकाउंट इस सिचुएशन में नहीं बनेगा। एसपीआर जो है वो अगर बैलेंस शीट के अंदर है तो सिर्फ फाइनेंसिंग में प्लस होगा, लेकिन अगर बैलेंस शीट के बाहर है तो फाइनेंसिंग में प्लस होगा और साथ में ऑपरेटिंग से भी क्या होगा, माइनस होगा। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर फाइनेंसिंग से माइनस होगा, ऑपरेटिंग में प्लस होगा जब तुम्हें एडिशन पॉइंट में दिया हो। कभी भी तुम्हें डिविडेंड पेड अगर दिया है तो प्रपोज डिविडेंड भी प्लस करना पड़ेगा। देखो चाहे तुम्हें क्वेश्चन में एडिशनल पॉइंट में इंटरेस्ट पेड दिया हो, डिविडेंड पेड दिया हो, या इंटरिम डिविडेंड पेड दिया हो, इन सबका ट्रीटमेंट ऑपरेटिंग में क्या होगा, प्लस, और फाइनेंसिंग से क्या होगा, माइनस। इवन टैक्स पेड भी दिया होगा, टैक्स तो ऑपरेटिंग में प्लस, ऑपरेटिंग से माइनस। भाई देखो बिना टैक्स का प्रोविजन बनाए पेड कैसे कर दोगे, तो अगर आपने पेड किया है तो पक्की बात है वो ऑपरेटिंग में प्लस माइनस हो जाएगा। डन। अच्छा अगर तुम्हें क्लास नोट्स टू अकाउंट में प्रपोज डिविडेंड दिया रहेगा, ध्यान रखना जो कि दिया होने का चांस है, क्या दिया रहेगा, प्रपोज डिविडेंड। तो ये जो प्रपोज डिविडेंड है क्लास, ये 2 जगह जाएगा, ऑपरेटिंग में प्लस, फाइनेंसिंग से माइनस, लेकिन तुम सिर्फ कौन से ईयर का दिखाओगे, प्रीवियस ईयर। भूलना मत क्लास, इसे तुम प्रीवियस ईयर का लोगे, प्रीवियस ईयर का ऑपरेटिंग में प्लस और प्रीवियस ईयर का ही फाइनेंसिंग से
सॉरी क्या है, हाँ, फाइनेंसिंग से माइनस, करंट ईयर से हमें कोई भी लेना देना नहीं है। बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी में होती है, बढ़ेगा प्लस घटेगा माइनस। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, बढ़ेगा प्लस घटेगा माइनस। इसके अलावा नॉन लॉन्ग टर्म लोन एडवांस अगर आपने किसी को दिया है तो ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। 2 नंबर में पैसा आया गया पूछेगा, तो भैया अगर आपने कोई चीज़ अदर देन कैश में इशू किया है तो नो फ्लो होगा, सेल किया है तो इनफ्लो, परचेज किया आउटफ्लो, चाहे घाटे में चाहे फायदे में, कहीं आपने कोई लायबिलिटी की पेमेंट कर दी तो ये भी आउटफ्लो हो गया। पैसा बैंक में जमा किया, पैसा बैंक से निकाला, बोनस शेयर इशू किया, इन सब से कोई फ्लो नहीं होगा, नो फ्लो होगा। और बाकी तुमसे ये पूछ सकता है कि कौन कौन सी चीज जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा, इन्वेस्टिंग में या फाइनेंसिंग में। तो अब ये ध्यान रखना, अगर डिविडेंड पेड लिखा है तो डिविडेंड पेड तो आंख बंद करके फाइनेंसिंग लिख देना, चाहे कैसी भी कंपनी हो। लेकिन अगर तुमको बोलेगा एक फाइनेंशियल कंपनी के लिए ये चीज कहाँ पे आएगा, तो लोन लेना, लोन देना, इंटरेस्ट की पेमेंट करना, ये सब फाइनेंशियल कंपनी के लिए ऑपरेटिंग में आता है, क्योंकि इनका रोजमर्रा का काम यही है। हमारे जैसी कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए वो इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग की तरफ हम मूव करेंगे। लोन लिया है तो फाइनेंसिंग, लोन दिया है इन्वेस्टिंग। लेकिन बैंक के लिए काम क्या होता है, ऑपरेटिंग। तो देखना कि कौन किस बिजनेस का नेचर क्या है, उस हिसाब से क्लास आपको काम करना है। अगर मैं बोलूँ कि प्रोविजन फॉर टैक्स है 50,000, टैक्स पेड है 20,000, ठीक है, ये तुम्हारा फिगर आ गया। तुम 50 को ऑपरेटिंग में प्लस करोगे, 20 को ऑपरेटिंग से ही माइनस करोगे। लेकिन इनकम टैक्स रिफंड दिया है 5, तो 5 का क्या ट्रीटमेंट होगा, ये 5 इसे भी कम कर देगा, इसे भी कम कर देगा। यानी कि इनकम टैक्स रिफंड क्या करता है, बस दोनों में से प्रोविजन फॉर टैक्स और टैक्स पेड, इन दोनों में से माइनस कर देता है, इनको कम कर देता है बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मतलब इनकम टैक्स रिफंड जो होगा ना, इनकम टैक्स रिफंड इन दोनों को क्या करेगा, कम करेगा, माइनस करेगा, और कुछ नहीं। अच्छा, अगर ऐसा लिखा हो ना, लॉस बाय अर्थक्वेक, बहुत कम चांस है आने का, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आते हैं, ठीक है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। अगर लिखा रहेगा लॉस बाय अर्थक्वेक, तो ये क्लास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, सबसे ऊपर के 4 आइटम में प्लस होगा, और जो भी इसका इंश्योरेंस क्लेम मिला है, इंश्योरेंस क्लेम मिला है, वो क्या होगा, माइनस होगा। ध्यान रखना, लॉस बाय अर्थक्वेक प्लस करोगे, इंश्योरेंस क्लेम उससे जो मिला है वो माइनस करोगे। अब कई बच्चे बोलते हैं खाली लॉस बाय अर्थक्वेक दिया होगा तो आप प्लस ही करोगे। कुछ बच्चे बोलते हैं लॉस बाय अर्थक्वेक नहीं दिया रहेगा, खाली इंश्योरेंस क्लेम दिया रहेगा ड्यू टू एनी एबनॉर्मल लॉस, तो इसी को माइनस करना, इसी को प्लस भी कर देना, क्योंकि अगर क्लेम मिला है तो लॉस तो पक्का हुआ ही होगा। यही मान के सेम अमाउंट आप प्लस माइनस दोनों कर देना। बाकी तुम ध्यान रखना, जब तुम कैश फ्लो का फॉर्मेट बनाओगे तो वर्किंग नोट आपके आंसर का हिस्सा होगा, आंसर का हिस्सा होगा वर्किंग नोट। और जब तुम फॉर्मेट बनाओगे तो बहुत अच्छे से बनाना। ऑपरेटिंग के लिए अगर आप एक साथ बना रहे हो, ऑपरेटिंग के लिए 15-17 लाइन छोड़ देना। इन्वेस्टिंग के लिए क्लास आप 7 लाइन लगभग छोड़ सकते हो, बहुत हद से हद 7 लाइन, 6-7। फाइनेंसिंग के लिए भी क्लास 6-7 लाइन छोड़ सकते हो। देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी बनाना। ऐड नॉन कैश आइटम को मत भूलना लिखना। ऐड नॉन कैश आइटम जो होता है ना, वो भी लिखना पड़ता है कि आपको नॉन कैश आइटम को ऐड करना है, ठीक है। बाकी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा आइटम, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये सारी चीज़ें क्लासेस सब आपको ध्यान रखना है, राइट। और प्रेजेंटेशन अच्छे से करना, क्वेश्चन 1 to 12 या 12 to 1 ही करना, बीच से मत उठाना। और तुम्हारी मर्जी है क्लास तुम कहाँ बनाओगे, प्री सेट कर लेना माइंड को कि मुझे कहाँ बनाना है। एक्सेल शीट आपको मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने आप से बनाना चाहो तो बना लो, पीछे बनाना चाहते हो तो बना लो, बड़े क्वेश्चंस को पीछे करना चाहते हो तो कर लो, आगे करना चाहते हो छोटे क्वेश्चंस को तो कर लो, जैसे तुम्हारी मर्जी वैसे कर लेना। बस पेपर अच्छे से करके आना। मेरी तरफ से आपके लिए ऑल द बेस्ट। मैंने सब कुछ कराया, सब कुछ पढ़ाया, प्रैक्टिस पेपर से लेके हर कुछ आपको, सैम्पल पेपर से लेके सारे नोट्स, थ्योरी नोट्स। एंड मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज़ें, इतनी चीज़ें भी तैयार करनी होती बच्चों को, तो भी नहीं बताऊंगा। और क्लास आज सुबह से देख रहे हो, कंटिन्यू वीडियोस आ रही हैं आपके लिए, दिन रात की मेहनत है। आप सब लोगों ने क्लास बहुत प्यार दिया, बहुत मेहनत करी। बस प्रे करूंगा भगवान से कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, और बीएसटी से भी आपका पेपर अच्छा जाए। फिर हम इको में जी जान लगा मेहनत करेंगे। आप आओगे, स्ट्रेटेजी मिलेगी आपको। इको में 4 दिन की छुट्टी है, 4 दिन बहुत है इको के लिए। आराम से प्यार से सारा सिलेबस कर लेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, और सारे दोस्तों को शेयर कर देना। लास्ट मोमेंट पे ये बहुत सारी मिस्टेक्स है जो बच्चे करते हैं, तो क्लास आई होप क्लास आप लोगों को ये गलती सुधारने का मौका मिलेगा। चिल होके पेशेंस काम से पेपर देना। हड़बड़ाहट करोगे, जल्दीबाजी करोगे, परेशान हो जाओगे, स्ट्रेस लोगे तो गलत करके आओगे, सही वाला भी आता हुआ भी गलत कर दोगे, राइट। चलो, पेपर का टाइम का ध्यान रखना, पेपर लेंदी हो सकता है बट नॉर्मल आएगा। टेक केयर, बाय बाय, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, और मिलते हैं फिर आने के बाद।